जय हिंद। कहानी है ईरान की, जहां पर कभी पारसी धर्म हुआ करता था। वो पारसी धर्म मानने वाले लोगों ने आखिर क्यों कर इस्लाम को स्वीकार किया। पूरा गल्फ कंट्री इस्लामिक कंट्री है, फिर भी ईरान के साथ पटता क्यों नहीं। आखिर क्या कारण है कि ब्रिटेन और रूस यहाँ एंट्री लिया। संबंध इतने अच्छे थे जो कहिए मत, फिर आखिर दुश्मनी का कारण क्या क्यों बना। और आज जो इतना वार का दौर चल रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए आरंभ करते हैं ईरान से, जो कभी पर्सिया कहलाता था, जहां का धर्म पारसिक धर्म हुआ करता था। आप नक्शे में देखें, ईरान का ये पोजीशन है। इसे आर्यों की भूमि कहा जाता था। आर्य लोग इसी रास्ते से भारत को आए। यहाँ का धर्म ग्रंथ जिंदावेस्ता का उल्लेख पाइएगा, और जिंदावेस्ता की तुलना आप हिंदू धर्म के ऋग्वेद से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिस वंश की सत्ता आगे चल करके आई, वो वंश जो था, वो वंश ससावनी वंश था। ससानी वंश का इतिहास बड़ा लंबा रहा है। शासकों की एक से एक कड़ी आई, लेकिन एक ऐसा भी शासक आया जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था, जो अपनी अय्याशी के लिए मशहूर था। जनता से मनमाना टैक्स की वसूली करता, टैक्स के पैसे से ऐश करता। जनहित से कोई दूर दूर तक उसको वास्ता नहीं होता। जनता एक ओर करा रही है, जनता जहां एक ओर करा रही है कि काश राजा हम लोगों के हित में भी कोई कदम उठाता, वहीं दूसरी ओर राजा को जनहित से कोई लेना देना नहीं है। मतलब पर्सिया की जनता एक विकल्प की तलाश में है कि शायद कोई ऐसा शासक आए, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो जनहित की बात करे, हमारे भी अरमानों और हमारी भी सुख सुविधा की कुछ ख्याल रखे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट में एक घटना घटित हुई। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम को जन्म दिया, ये सऊदी अरबिया है। यहाँ पर इस्लाम का जन्म हुआ बंधु, और बहुत जान के आश्चर्य होगा कि विश्व में सबसे तेज गति से अगर फैलने वाला कोई मजहब रहा है, तो वो मजहब रहा है इस्लामिक राष्ट्र इस्लाम। यही कारण है कि 57 कंट्रियों में आज इस्लाम के मानने वाले लोगों की बहुत तादाद व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। पूरे गल्फ कंट्री में जो इलाका आप देख रहे हैं, सऊदी अरब को, यमन को, ओमान को, यूएई को, कतर को, कुवैत को, इराक को, सीरिया को, जॉर्डन को, ये तमाम मुस्लिम राष्ट्र है। यहाँ बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा था। और इस्लाम में आप जानते हैं कि एकस्वरवाद की बात होती है। यहाँ एकस्वरवाद, यहाँ पर एकस्वरवाद है। दूसरी चीज, इस्लाम को में जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव का तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। परिणाम यह हुआ कि अब तेजी से फैल रहा था, तो उसने भी ईरान के ऊपर दस्तक देना आरंभ किया। ईरान पर जब दस्तक देना आरंभ किया, तो ईरान के शासक को लगा कि ना, वहां के शासक का खुले तौर पे कहना था कि मैं किसी भी कीमत पर यहाँ पर इस्लाम को प्रवेश होने नहीं दूंगा। आउटपुट ये हुआ कि पर्सिया के राजा के द्वारा यह घोषणा किया जाना कि यहाँ पर इस्लाम को मैं पनपने नहीं दूंगा। बवाल यहाँ से एक प्रकार से आरंभ होने का बुनियाद पड़ता है। परिणाम ये हुआ कि राजा के जो सैनिक थे, सो पर्सिया के राजा, और इधर जो यहाँ खड़ा हुआ इस्लाम के जो समर्थक थे, उन लोगों की इस्लामिक सेना जिसको कह सकते हैं आप, के बीच संघर्ष होना आरंभ होता है। संघर्ष हुआ, अब लगेगा कि बड़ा घमासान हुआ, मारा मारी काटा काटी हुआ, पर्सिया राजा हार गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो पारसिक राजा की सेना थी, उस सेना के अंदर एक भाव आया कि इस राजा के लिए मैं खून बहा रहा हूं अपना। आखिर वो राजा हम लोगों के हित में करता क्या है। जनहित से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए अपना खून बहाना कहाँ का बेवकूफी होगा। और अंततः उन लोगों ने उनकी सेना वहीं पर वापस चली आती है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि बगैर जंग लड़े पारसिक की सेना की हार हो जाती है, और ये जो गेम आ जाता है, अब वहां पर इस्लाम का प्रवेश होना आरंभ हो जाता है। इस्लाम जब आरंभ हुआ, तो अंततः जो ससानी वंश था, उस वंश के राजा को वहां से छोड़ करके बाहर भागना पड़ा। अब यहां पर आप गौर कर लीजिए, पर्सिया भी एक रिलीजन है, इस्लाम में भी एक रिलीजन है, जहां छुआछूत ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। और भेदभाव नहीं होने के कारण लोगों को अच्छा लगने लगा। वहां का इस्लामीकरण बड़ी तेजी के साथ होना आरंभ होता है। ध्यान रखिए, खून खराबा वहां नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि धर्मांतरण करने के लिए खून की नदियां बहा दी गई, लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया गया, तब लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, बात ऐसा नहीं है। ऐच्छिक हुआ। यही कारण है कि वहां की इस्लाम की खूबसूरती अन्य राष्ट्रों की इस्लाम की खूबसूरती से अलग रंग में रंगा हुआ है। पारसिक कल्चर में इस्लाम है वहां, जो कहीं और नहीं मिलेगा। अब इसी बीच होता क्या है कि सऊदी अरब के लोग, सऊदी अरब में शिया धर्म को मानने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है।
यहाँ पे सऊदी अरब में सुन्नी धर्म को मानने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। यहाँ धर्म मैं इसलिए वर्ड यूज कर दिया कि सुन्नी इस्लाम को मानने की इबादत के दो तरीके, एक शिया एक सुन्नी। तो यहाँ पर जो थे वो सुन्नी लोग ईरान प्रवेश करना आरंभ करता है। जैसे ही ईरान प्रवेश करना आरंभ करता है, इसका विरोध होना आरंभ होता है ईरान में। यहाँ पर शिया लोगों का गढ़ था और इस प्रकार शिया सुन्नी का विवाद उठ खड़ा हुआ। ये जो आप इलाका देख रहे हैं पूरा कुवैत कतर जो हमने कहा मैप में, ये सब सीरिया विरिया सब इराक वगैरह सब, ये सब सुन्नी मानने वाले राष्ट्र है। ईरान शिया को मानने वाला राष्ट्र है। इस्लाम को मानने के दो तरीके में हमने बोला कि एक शिया है तो दूसरा सुन्नी है, और यहीं पर विवाद खड़ा हुआ। वो शिया और सुन्नी के बीच का विवाद गरमाना आरंभ होता है। अब शिया और सुन्नी के बीच का जो विवाद हुआ वो चरम रूप को छू जाता है और यहीं पर पूरे गल्फ कंट्री एक ओर हो जाते हैं और ईरान अकेला एक ओर हो जाता है। लेकिन ईरान के शासकों की तमन्ना बनी कि हम गढ़ बनाएंगे शिया लोगों का, पूरे इस्लामिक जगत में शिया लोगों का गढ़ ईरान ही होगा। इसी बीच यहाँ पर एक और वंश की सत्ता आती है 1501 में, और वो है सफी राजवंश का आगमन होता है। ईरान में शिया को सबसे बड़ा केंद्र बनाना उसकी ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत कहिए या भगवान की कृपा कहिए या हालात या पृथ्वी के गर्भ में छिपा हुआ एक काला पदार्थ निकलना आरंभ होता है जो तेल है। 1700 से 1940 के बीच में तेल व्यापक पैमाने पर निकलना आरंभ हुआ। जहां एक और तेल निकलना आरंभ हुआ, इस तेल ने खेल को ही पलट कर रख दिया। काला चिपचिपा सा पदार्थ। अच्छा, तेल की खोज नहीं हुई यहाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में खोज हुआ वैसे खोज हुआ। अरे जमीन के अंदर से बल 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 करके काला रंग का आइटम निकल रहा है। लोग हाथ लगाने से डरते, बदबूदार गंध होता, डंटा वंटा से छूते, और इसे करके एक बार धोखे से लोगों ने आग में फेंक दिया, धधक उठा। तब लोग उसको ड्राम में बंद करके रखना आरंभ किया कि ये है वाकई कीमती चीज। आउटपुट ये हुआ कि तेल के खेल में रंग आना आरंभ हो गया। लोग अब आग जलावन के रूप में काम में लाते। अभी नहीं पता था कि उसके हाथ में क्या चीज हाथ लगा है। जैसे नहीं कहा जाता है कि अंधे को बटेर हाथ लग जाना, सेम चीज यहाँ पर हुआ। लेकिन एक दूर, वहां से कोसों दूर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुका था। उस औद्योगिक क्रांति होने के कारण वहां मशीनीकरण आ चुका था, वहां वाष्प चालित इंजन का आविष्कार हो चुका था। उन लोगों के ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत की तलाश थी, एक ऐसा स्रोत मिले जिसके माध्यम से वो अपने जहाजों को, अपने ट्रेनों को, अपने मशीनों को चला सके। इसी खोज के क्रम में ब्रिटेन को पता चला कि एक जगह है ईरान जहां पर तेल निकला है, और जैसे ही इस चीज की जानकारी उसको मिली, वो वैसे ही मूव करता है। कहाँ के लिए? तो वो मूव करता है ईरान के लिए। हमने कहा कि 1700 से 1940 के बीच जब तेल मिलना शुरू हुआ और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और उसको जरूरत थी एक ऊर्जा की, और यहाँ पर उस वक्त एक जो राजवंश था ईरान में, उस राजवंश का नाम था कंजर राजवंश। यहाँ कंजर राजवंश की सत्ता थी, और इसी कंजर राजवंश की सत्ता के साथ 1901 में कंजर राजवंश के शासक और ब्रिटेन के शासक के मध्य एक समझौता होता है। और ये जो समझौता हुआ, ये जो यहाँ समझौता हुआ, उस समझौते के तहत ब्रिटेन का तो एकदम वारा न्यारा हो गया। बड़ा मामूली रकम देता यारा, बड़ी मामूली रकम देता किसको? ईरान को, और मैक्सिमम रकम ले जाता कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्रांति आ गई एक तरह से, पैसे की बारिश होना शुरू हुआ। लेकिन वो स्रोत कहाँ का था? ईरान का। जब इस बात की जानकारी मिली किसको? अमेरिका को, तो अमेरिका का अरे भैया हम कहाँ पीछे रहेंगे, हम आ रहे हैं, और पीछे पीछे वो भी एंट्री ले लिया। अब तेल की बड़ी बड़ी मशीनें वहां लगाना आरंभ कर दिया। मशीनों को लगाया, तेल का भयानक पैमाने पर उत्पादन होता, विश्व स्तर पर तेल को बेचता, अपनी जरूरत की तो पूर्ति करता ही, विश्व स्तर पर भी पूर्ति करना आरंभ किया। लेकिन दक्ष सवाल था, तेल किसका? तो तेल है ये किसका? ईरान का। पैसा कौन कमा रहा है? ब्रिटेन और अमेरिका। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी को आप अगर मूर्ख बनाओगे तो कब तक? आंखें आज नहीं तो कल खुलेगी। इसी का परिणाम था, इसी का परिणाम था कि धीरे धीरे लोगों को जागृति पैदा होना आरंभ हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ। कहानी 1950 के आसपास की है। वहां पर शासक के रूप में आता मोहम्मद मोसादिक। मोहम्मद मोसादिक यारा राष्ट्रवादी व्यक्ति है, बेहद टैलेंटेड और अच्छा व्यक्ति है। कहा जाता है ना कि अच्छे चीजों की आयु कम होती है, अच्छे लोगों का जुबान थोड़ा कड़वा होता है, साफ होता है, स्पष्ट होता है, इसको डाइजेस्ट कर पाना बड़ा कठिन होता है। यही चीज मोहम्मद मोसादिक के साथ हुआ। मोसादिक ने साफ शब्दों में कहा कि भैया तेल मेरा है, तेल मेरा है,
पैसा तुम कमा रहे हो, हमको भी 50-50 दो, क्योंकि चीज मेरा है। नहीं तो तुम जो लगाए हो वो पैसा ले लो और मशीनों को छोड़ो और जाओ यहां से। ब्रिटेन को ये नागवार गुजरना आरंभ लगा। अमेरिका को भी ये धीरे धीरे नागवार गुजरना आरंभ होता है। उसको अब लगता है, उसको अब लगने लगा कि कहीं हमको पलायन की क्रिया से तो गुजरना नहीं पड़ेगा। बस यहीं से वो दोनों के बीच कड़वाहट की कड़ी आरंभ होती है। और इस बीच एक और घटना घटित होता है। वो घटना क्या घटित होता है कि मोहम्मद मोसादिक ने तेल को राष्ट्रीय संपदा घोषित कर दिया। और राष्ट्रीय संपदा घोषित करने का मतलब हो गया कि यह संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन और यूएस को यहां से भागना पड़ा। भागना तो पड़ा, लेकिन यारा सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक शिकारी के मुंह में खून का स्वाद आ चुका था। तेल का खेल ये लोग समझ चुका था, ईरान को छोड़ नहीं सकता था। लगा मतलब षड्यंत्र रचना। यूएस ने अपने सीआईए को लगा दिया, जो वहां का खुफिया तंत्र चलता है, जिसका काम ही होता है दूसरे राष्ट्रों में एक तरह से अशांति फैलाना। ब्रिटेन ने अपना MI6 लगा दिया। और मोहम्मद मोसादिक, जो हमने कहा कि बेहद बेहतरीन इंसान है ईरान के लिए, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना आरंभ करता है। गृह युद्ध की परिस्थिति पैदा कर दिया। वहां पर हिंसा भड़कना आरंभ हुआ, जातीय हिंसा पलपना आरंभ हुआ, सिया सुन्नी के बीच विवाद पैदा करना शुरू किया। खेल वही खेलना शुरू किया जो अभी के युग में बांग्लादेश में अमेरिका ने खेला। सत्ता को बदलना, हिलाना डुलाना इन लोगों के नेचर का हिस्सा है। उन लोगों को लगता है कि ये पूरी दुनिया मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, मैं जहां जो चाहूंगा वो करूंगा। और मजेदार चीज और दुखद पहलू तो यह है, मोहम्मद मोसादिक को भागना पड़ा। मैंने पहली बार एक तरह से सत्य को पराजित होते दुनिया ने देखा था। मोसादिक जैसा राष्ट्रवादी व्यक्ति, जिसका कहना था कि तेल मेरा है, अधिकार मेरा भी होना चाहिए, पैसा हमें भी मिलना चाहिए। अब आगे चल करके कुछ घटनाएं और घटित होती है। ब्रिटेन और यूएस ने जब मोहम्मद मोसादिक वहां से पलायन किया, तो मोहम्मद मोसादिक के पलायन करने के बाद किसको वहां का शासक बनाया जाए, तो उसने अपने एक पिट्ठू व्यक्ति को, माने पिछलगू व्यक्ति को वहां के शासक बनाने का षड्यंत्र रचता है। और वो पिछलगू व्यक्ति कौन था? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा शाहराजा पहलवी को। शाहराजा पहलवी यार अमेरिका के दिमाग की उपज थी, उसको उसने शासक बना दिया। शासक बना दिया तो अब पूरा ईरान का एक प्रकार से यूरोपीयकरण हो गया। कहने के लिए नाम मात्र का इस्लामिक राष्ट्र था, अंदर से वो पूरी यूरोप था। लेकिन उसी बीच कुछ धार्मिक प्रकृति के लोग, जो धार्मिक क्रांति होती है, खमैनी का नाम आपने सुना ही होगा। 1979 में वहां पर धार्मिक क्रांति और शाहराजा पहलवी को भागना पड़ा। और इन लोगों ने तब लगा कि नहीं, हम लोगों को एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तब उन लोगों ने IRGC का गठन किया। और ये IRGC का मतलब क्या होता है मैं बतला दूं, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप, जिसमें थल सेना, वायु सेना, जल सेना सबका होता है। और इन लोगों का काम क्या है कि राष्ट्र के खिलाफ कोई बोले तो उसको उसका गर्दा उड़ा दो। बल जबरन कोई संगठन बनाए जो राष्ट्र विरोधी हो तो उसको वहीं पर ढूंढ डालो। यही कारण है कि अभी जो IRGC का आपकी बात सुनते हैं ना, सच्चे अर्थों में यही एडमिनिस्ट्रेशन के काम को ईरान को संभाले हो। अन्यथा जरा सोच के देख लीजिए, उसके टॉप क्लास के लीडर मारे गए, सेनापति मारे गए, सब मारे गए, लेकिन फिर भी ईरान अड़ा है, ईरान डटा है। उसका कारण क्या है? अच्छा, इन लोगों का कोई चीफ नहीं है, वो लोग डायरेक्ट जो सुप्रीमो है शासन सत्ता का, उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये 1979 के आसपास की कहानी है। इस बीच इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन और यूएस ने फिर षड्यंत्र रचा और ईरान और इराक को आपस में लड़ा दिया। ये 1980 के बीच की कहानी है बंधु। 80 से 88 के बीच लगातार 8 साल तक बिना मतलब का जंग चला। इसमें खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया किसने? इसको में खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया हमें ईरान को, इराक को अमेरिका ने, इराक को अमेरिका ने धन जल बल सब कुछ दिया। लेकिन इसी बीच ईरान को कुछ राष्ट्रों ने सपोर्ट किया था। वो राष्ट्र थे रूस, चीन और उत्तरी कोरिया। जब इसने उसको सपोर्ट किया तब इसको लगा कि ना, हमको भी कुछ कदम उठाना चाहिए। तो सपोर्ट था किस संदर्भ में था, कदम क्या उठाना चाहिए, दो तरह की बातें आ गई। इसको मिसाइल और ड्रोन से सपोर्ट किया। वहां पर जो भी ब्रेन पावर था, उन लोगों ने अब ये अंदाजा लगाना आरंभ किया कि क्या हम लोग इसको बना सकते हैं। अपनी ओर से वो लोग भी ट्राई किया और उसको रूस ने खुले दिल से सपोर्ट किया, चीन तो है दिल से सपोर्ट किया, और उत्तर कोरिया का तो कहना ही नहीं, किम जोंग का अपने ढंग का निराला आदमी है। वो डोनाल्ड ट्रंप का बाप है, ठीक है। अगर ट्रंप हाथी है ना, तो किम जोंग है मतवाला हाथी, क्या वो सुने उने वाला है नहीं।
ये मिसाइल बनाना शुरू किया, ड्रोन बनाना शुरू किया। यार 1000 टाइप का तो इसके पास मिसाइल है और जबरदस्त बनाया। लेकिन एक चीज इसको समझ में आ गया था, वो चीज ये समझ में आ गया था कि इन दोनों से पार पाना मुश्किल है, क्योंकि ईरान में कौन बनेगा शासक ये ब्रिटेन और यूएसए निर्धारित कर रहा है। तो जब तक हम पावरफुल नहीं होंगे तब तक हमारे साथ ये लोग यही ऐसा ही गंदा खेल खेलता रहेगा। इस खेल की समाप्ति कैसे की जाए, इसके लिए लगा कि नहीं, हमको एटॉमिक पावर होना चाहिए। दूसरी चीज, जहां जहां पर उन लोगों का लस्ट है, हम माना कि प्रत्यक्ष रूप से हम जंग में जीत नहीं पाते हैं, हार जाते हैं, तो प्रॉक्सी वार तो कर ही सकते हैं। यही कारण है कि लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे संगठन का गठन कर दिया, यमन में हुतियों को प्रश्रय देना आरंभ किया, सीरिया में असर की सरकार बना दी, फिलिस्तीन में हमास जैसे संगठन को, जिसको धन बल जन हथियार सब प्रोवाइड करने का काम यही करता है। और अंततः एक चीज और इसको समझ में आया कि अमेरिका उन राष्ट्रों को कभी नहीं टच करता है जो राष्ट्र परमाणु संपन्न से संपन्न राष्ट्र हो, और यही परमाणु बम बनाना उसका ध्येय बना। और जैसे इस बात की जानकारी अमेरिका को लगा, तो अमेरिका को तो कहा ना हमने कि उसको लगता था कि ईरान मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, मैं सत्ता चाहे जब चाहूंगा जैसे चाहूंगा अपने अंदाज में कर लूंगा, मेरे अनुसार ईरान को चलना होगा क्योंकि वो मेरे शासन का केंद्र बिंदु रहा है। यही कारण है यही कारण है कि अब यही कारण है कि अब अमेरिका को लगने लगा कि ये कैसे हो सकता है, अगर ये एटॉमिक पावर हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पूरे पूरे गल्फ कंट्री का ये दादा बन जाएगा। आखिर आप सोच के देखिए, सऊदी अरब ईरान से पैसे के मामले में आगे है, अन्य राष्ट्रों को भी उठा के देख लीजिए, कतर वगैरह सबको, बहरीन को देख लीजिए, ओमान को देख लीजिए, लेकिन क्या इन राष्ट्रों के पास मिसाइल पावर है, ड्रोन शक्ति है? अगर इसके पास आ जाए एटॉमिक पावर, तो अंदाजा लगा लीजिए कि इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में उभर कर आ जाएगा। ये अमेरिका को भी लगने लगा, एक नया पावर सेंटर उभर करके आ जाएगा जिसके आगे मेरी चलती नहीं चलेगी। यही कारण है कि पगला ट्रंप जो है पगलाया और पूरी दुनिया को पगला करके रख दिया। आउटपुट इनपुट ये हुआ कि अभी जंग चल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है। समझौता वार्ता ही शांति के विकल्प को लाता है। आज पूरी दुनिया एक तरह से संकट के दौर से गुजर रहा है और न जाने किस मुकाम पर जाकर के ये वार रुकेगा। रुकना तो है ही, आज रुके कल रुके, लेकिन पूरी दुनिया ने बड़े राष्ट्रों को एक बहुत बड़ी सबक दे दी। अमेरिका जो मान के चला था कि ईरान को एक सप्ताह में सलट देंगे, ईरान ने उसको उसकी औकात बता दी। रूस को भी ऐसे ही लगा था कि यूक्रेन को हम 2-2.5 दिन में समाप्त कर देंगे, यूक्रेन ने भी बाप बाप करा दिया। मतलब आप एक जिद्दी बच्चा की कहानी सुने होंगे, जानते होंगे कि उसको लाख मारिए रोएगा, गाएगा, दुखड़ा सुनाएगा, लेकिन फिर जैसे चुप होगा फिर गाली देना शुरू करेगा। एकदम ठीक कहानी वही है। शरीर चाहे कितना ही लंबा चौड़ा क्यों नहीं हो, आंख में गया हुआ मिर्ची का एक छींटा आपको बहुत कष्ट पहुंचाएगा। एक छींटे के रूप में काम कर रहा है। बड़े राष्ट्रों को अपनी औकात और हद में रहना चाहिए। मतलब सबका साथ सबका विकास वाली बात जो है, अगर वसुधैव कुटुंबकम का कोई भाव हो तो तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, अन्यथा जंग किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस संबंध में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।